हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। चलिए आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का सेकंड चैप्टर जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। नए चैप्टर, नए जोश, नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एसेंशियली डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पर, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स मतलब ड्रग्स को या फिर बायोलॉजिकल्स को, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को। बायोलॉजिकल्स का मतलब यहाँ पर है ये। और इसमें हम लोग अपने किन ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स। अरे भैया, जिसके जीन्स में तुम लोग चेंज लाओगे उसको यूज करोगे आगे चल के अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स मतलब क्या होता है? वही ड्रग्स। डायग्नोस्टिक्स मतलब टेस्ट, जैसे कि ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, अपनी बॉडी का डायग्नोसिस कराने जाते हैं, बॉडी का फुल चेकअप कराने जाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। अच्छा, ये बताया क्या क्या गया है बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस, कि हम लोग इसे एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं क्रॉप्स को मॉडिफाई करने के लिए। प्रोसेस्ड फूड को बनाने के लिए। बायो रिमीडिएशन। अब बायो रिमीडिएशन का मतलब क्या होता है? देखिए, बायो रिमीडिएशन का मतलब होता है कि हम पॉल्यूटेंट्स को साफ कर सके, जो कि पॉल्यूटेंट्स हैं सॉइल में, वाटर में या कहीं और। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं? माइक्रोब्स के जीन्स में ऐसा चेंज करेंगे कि अब वो जो है, जो पॉल्यूटेंट्स है एनवायरनमेंट में, वो उसे खाने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, किसी सॉइल, कोई सॉइल है वो कॉन्टेमिनेटेड है पॉल्यूशन की वजह से, तो हम किसी उसके ऊपर ऐसे माइक्रोब को छोड़ देंगे जिसके जीन्स में हमने ऐसा चेंज किया कि वो उस पॉल्यूशन को, उस पॉल्यूटेंट को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब बायो रिमीडिएशन का मतलब क्या होता है? यही, सफाई करना। वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। एंड एनर्जी प्रोडक्शन, इससे एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से रिसर्च एरियाज हैं जिनके ऊपर रिसर्च की जाती है? प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। अब पिछले चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि हम लोग या तो पूरे लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे या उसमें से कुछ एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको यूज करेंगे। तो एंजाइम्स होते क्या है? कैटलिस्ट। तो हमें चाहिए बेस्ट कैटलिस्ट जो प्रोसेस को तेज कर सके। हमारे पास सारी चीजें थी, लेकिन हमें बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डिमांड गई थी उनकी बढ़, तो हमें उन्हें लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना था, ऊपर से उनको और जल्दी भी प्रोड्यूस करना था, इसलिए हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज में लिया। तो हमें चाहिए बेस्ट कैटलिस्ट जो कि जल्दी से जल्दी काम कर सके। और वो होना क्या चाहिए? इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। या तो इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, हम जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उनको, उनकी क्वालिटी को और इंप्रूव करते जा रहे हैं, उनको हमारे लिए और बेनिफिशियल बनाते जा रहे हैं। यूजुअली या माइक्रोब, इसमें ज्यादातर हम लोग क्या लेंगे? माइक्रोब या फिर प्योर एंजाइम। अब किसी इंसान को तो नहीं ले सकते ना कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम लोग। इंसान के लिए तो यूजफुल होना चाहिए प्रोसेस। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी इंसान को लिया, उसके जीन्स में मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर उससे प्रोड्यूस बना रहे हैं, तो आपने तो उस इंसान की जिंदगी खराब कर दी। और ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए? इंसान के लिए यूजफुल। तो ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको हम लोग अपने लिए यूज भी करें और हमें कोई असर भी ना पड़े? तो वो माइक्रोब ही है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो हमें पता चल रहा है, पैर के नीचे ना जाने कितने माइक्रोब आके मर जाते हैं, हमें पता चलता है? नहीं पता चलता ना। तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अब हमने वो कैटलिस्ट तैयार कर लिया, उस माइक्रोब को तैयार कर लिया जो हमें प्रोडक्ट बना के देगा। अब उसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशंस भी तैयार करनी है, जिसके लिए हमने किसका यूज किया था पिछले चैप्टर में? बायोरिएक्टर का। कि हम उसे टेम्परेचर कितना देना है, पीएच कितनी देनी है, और ऑक्सीजन उसके पास होना चाहिए, ये सब। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में 2 चीजें आती हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो वो करना, उसके ऊपर भी रिसर्च की जाती है, कैसे और अच्छे तरीके से हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग्स have used biotechnology to improve the quality of human life, especially in the field of food production and health। अब देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने कैसे इंसान की जिंदगी बदल दी फूड और हेल्थ के रिस्पेक्ट में। इसी के साथ हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। लेट अस टेक अ लुक एट द 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले क्या था? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। सबसे पहले कि हमने कैसे कैसे इंसान जो एग्रीकल्चर कर रहा था उससे उसका कुछ प्रोडक्शन होता है, तो कैसे हमने उस प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, कि हमने फसलों में केमिकल डालना चालू कर दिया।
देखिए एक फसल है, उसके ऊपर कीड़ा लग जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है। हमने उसको किससे बचाया? इंसेक्टिसाइड डाल दिया कि लो भाई फसल में कीड़े नहीं पड़े, तो प्रोडक्शन बढ़ गया एक तरीके से। अच्छा, एक मिट्टी है जिसमें एक बार फसल उगाने के बाद दोबारा फसल नहीं उगाई जा सकती, तो हमने उसमें फर्टिलाइजर डाल दिया, अब उसमें दोबारा फसल उग रही, तो हमने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। उसके बाद हमने सोचा कि यार ये तो इन्वायरमेंट को थोड़ा सा हार्म सा दे रहा है यार, फार्मरों की जेब भी थोड़ी सी इससे टाइट है इस टाइम पे, फार्मर्स के पास ज्यादा पैसा नहीं कि वो बार बार ऐसे फर्टिलाइजर खरीद सके, बार बार इंसेक्टिसाइड खरीद सके, जिससे जितना वो कमा नहीं रहे उससे ज्यादा उनका खर्चा हो जा रहा है। तो फिर हमने सोचा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हमने क्या देखा कि जैसे गाय का गोबर है उसकी हमने कंपोस्ट बना ली, या जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उनकी हमने कंपोस्ट बना के फसल में डाल दी, तो फसल की जितनी जो क्वालिटी थी फसल के अंदर, सॉइल की जो क्वालिटी थी, जो न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस से आ गए। फिर उसके बाद हमने सोचा नहीं यार इससे भी बात नहीं बन पा रही, उसके बाद हमने क्या यूज करने की सोची? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ये है नए जमाने की सोच, सबसे नई सोच, कि हमने क्रॉप की जीन्स में चेंज कर दी। अब देखिए हमारे पास दिक्कत क्या आती थी कि हमने कोई फसल उगाई, उसने सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर ले लिए, सॉइल हो गई खाली, सॉइल के पास अब न्यूट्रिएंट्स की हो गई कमी, पूरी खाली नहीं लेकिन कमी हो गई कुछ न्यूट्रिएंट्स की। तो अब हमें जो अगली फसल उगानी है, हमने उसके जीन्स को ऐसा मॉडिफाई कर दिया कि जिस चीज की कमी है वो उस कमी के होने के बावजूद भी और अच्छे तरीके से और ज्यादा प्रोड्यूस के साथ उग सके। तो ये किया हमने यूज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स का। उसके आगे अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कितना आसान सा है और कितनी जल्दी बन गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के होने के बाद जो फूड प्रोडक्शन था वो कितना बढ़ गया। तो आप सिंपल क्या देंगे, 3 टाइम्स ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई लिखा हुआ है, बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखिए फूड सप्लाई कहां, जहां मान लीजिए फूड सप्लाई कहां 3% बढ़ी, तब भी वो ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी वो उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही थी। इंक्रीज्ड यील्ड्स have partly been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals, fertilizers and pesticides। अब उन्होंने better management facilities, better management कैसे किया कि किसी क्रॉप के बाद जिस न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, तो एक क्रॉप उगाई हमने, उसके बाद उस क्रॉप को उगाने के बाद सॉइल में एक न्यूट्रिएंट की थोड़ी सी हो गई कमी, तो फिर हमने जो दूसरी क्रॉप उगाई, हमने वो वाली क्रॉप उगाई कि उसको उस न्यूट्रिएंट की कमी से जो सॉइल में पहले से थी उससे कोई असर ना पड़े। तो इसको ये क्या हुई, एक तरीके की हमारी मैनेजमेंट कि हमने मैनेज कर दिया कि इसके बाद इस क्रॉप को उगाएंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। और लिखा गया कि ये सब भी हमने किया, लेकिन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का मेन तरीके से हमने इस्तेमाल किया अपनी क्रॉप के प्रोडक्शन को टॉप नॉच लेवल तक पहुंचाने के लिए। However, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive and further increase in yield with the existing varieties are not possible using conventional breeding method। अब देखिए कि एग्रोकेमिकल्स, पहली बात तो जो भी केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बड़े महंगे होते हैं। दूसरी बात कि जिसकी जितनी औकात है वो उतना ही उग पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मटर है और उसके जीन्स ऐसे हैं कि उसमें छोटे ही दाने आए, तो क्या कभी उसमें बड़े दाने आ पाएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके जीन्स ही ऐसे हैं कि छोटे दाने आ पाए। तो ये औकात का मतलब कि वो अपना कितना बन सकती है, तो जिसकी जितनी औकात है उतना ही आ पाएगा। तो इसमें क्या गया, पुराने तरीके से जितना हम बढ़ा सकते थे उस वैरायटी के साथ प्रोडक्शन को, वो हम पहले ही बढ़ा चुके थे, अब और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते थे। हमने हर तरीका देख लिया था, लेकिन जितने भी तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे वो हम बढ़ा चुके थे। अब एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन पूछती है, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो सो दैट फार्मर्स में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड्स फ्रॉम देयर फील्ड। अब कोई ऐसा रास्ता है कि फार्मर्स को और भी ज्यादा मैक्सिमम यील्ड मिल सके अपने उससे? तो अभी जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई ये रास्ता। इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स सो देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट आर यूज्ड। फर्टिलाइजर्स के हार्मफुल इफेक्ट होते हैं काफी सारे, आपने पढ़ा होगा। ये पानी में चला जाए तो यूट्रोफिकेशन, ग्रीन एल्गल ब्लूम, जो वाटर लाइफ हो जाती है वो मर जाती है, ये इकोलॉजी में पढ़ेंगे आप।
तो यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। अब एनसीईआरटी ने खुद ही आंसर बता दिया, सोचा यार कहाँ बच्चों को कितना क्वेश्चन पूछेंगे, हम खुद ही आंसर बता देते हैं कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज करो और मजे करो। उसके आगे क्या है, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स whose genes have been altered by the manipulation are called genetically modified organisms। हम इनके जीन्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं मतलब कंट्रोल कर रहे हैं अपने हिसाब से कि भाई हमें तो इसकी जरूरत है तो तुम हमें यही बना के दो, तुम जो बना रहे हो वो अपना बनाते रहो, लेकिन हमें जो चाहिए वो तो बना के दो। तो हम उनके जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पूरे लेक्चर इसमें पढ़ा कि जीन्स को मॉडिफाई करके हम उसको अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के क्या क्या यूज मतलब क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, रॉट, सॉल्ट, हीट। अब देखिए कभी बारिश ज्यादा पड़ जाती है फसल खराब हो जाती है, धूप ज्यादा निकल जाती है फसल खराब हो जाती है, ठंड ज्यादा पड़ जाती है फसल खराब हो जाती है, गर्मी ज्यादा होती है फसल खराब हो जाती है। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी से ऐसी क्रॉप्स बनाई जिसपे ना धूप का, ना सर्दी का, ना पानी का, किसी चीज का कोई ज्यादा असर पड़ ही ना सके, एकदम मजबूत क्रॉप्स। रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप उगाई हमने, कीड़े उसे खा जाते थे, अब हमने क्रॉप में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए, उसके जीन्स में ऐसे चेंजेस किए कि अब वो क्रॉप उग तो रही है, साथ में कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो कीड़ों के लिए हार्मफुल है। तो हमने इससे क्या किया कि जो फसल है वो कीड़ों के द्वारा नुकसान नहीं झेल रही है, मतलब कीड़े अब फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमने जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से उसको ऐसा कवच दे दिया कि अब कीड़ों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या होता है, किसान ने फसल उगाई, ढंग से उग गई फसल, अब किसान ने जहां पे उसे स्टोर करके रखा, उसकी स्टोर करने की लाइफ को हमने बढ़ा दिया, उसकी जीन्स में ऐसे चेंजेस करे कि अब वो ज्यादा टाइम तक स्टोर करी जा सकती है। पहले कहाँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम गेहूं को 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते थे, तो अब हम लोग 6 महीने 1 साल तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जब कटाई हो गई, धान की कटाई वटाई सब हो गई, उसके बाद जो लॉस होते हैं उसको हमने कम कर दिया। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय द प्लांट्स, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉर्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हमने ऐसा किया कि अब जो फसल है वो कम मिनरल को एब्जॉर्ब कर रही है सॉइल से और ज्यादा जो है अपने ज्यादा फायदा दे रही है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने मम्मी पापा से 1 रुपए लिए और 10 रुपए का काम करके दिया, तो ये वैसी बात है कि सॉइल से उसने मिनरल लिए बहुत कम और असर दिखाया बहुत ज्यादा। Enhanced nutritional value of food that is golden rice, vitamin A enriched rice। इससे यही नहीं हुआ कि सिर्फ फसल के लॉसेस कम हो गए या फिर कीड़ों का असर होना बंद हो गया या अबायोटिक स्ट्रेस का उस पर कोई असर नहीं हुआ, इससे एक ये भी फायदा हुआ कि जो फूड की क्वालिटी है वो भी बढ़ गई। अब बीच में लाइट जा चुकी है, थोड़ी देर बाद लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। चलिए लाइट वापस आ चुकी है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। In addition to these uses, genetical modification has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals। तो सबसे पहले क्या होता है, टेलर मेड प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स ग्रोन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि हमने इस पौधे को इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उगाया और हमें इससे ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, इसे कहेंगे हम लोग टेलर मेड प्लांट। तो हम लोग इससे क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, स्टार्चेस, फ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, ड्रग्स। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट व्हिच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के यूज से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पेस्टिसाइड पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा क्रॉप्स को पेस्ट से बचाने के लिए। अब जब क्रॉप खुद ही अपने आप को बचा रही है पेस्ट से, तो हम उसमें अलग से पेस्टिसाइड डालेंगे क्या, नहीं डालेंगे। इसी बात को इसमें बताया गया। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। ये जो बैसिलस thuringiensis है, इससे एक टॉक्सिन, ये एक टॉक्सिन बनाता है। तो हमने क्या किया, इसके पास जो जीन है जो कि प्रोटीन बनाता है, जिसको हमने यहाँ पे टॉक्सिन कहा गया है, हमने उस जीन को इससे अलग निकाल लिया और उसको पौधों के अंदर डाल दिया। अब इस टॉक्सिन से क्या होता है, जो इंसेक्ट इस टॉक्सिन को खाता है वो मर जाता है। तो बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया and has been expressed in plants to provide our resistance to insects without the need of insecticide, in effect created a biopesticide। तो हमने इस वाले जीन को पौधों में डाल दिया, अब पौधे ये वाला प्रोटीन बनाने लग गए, तो इंसेक्ट जब आके उस पौधे को खाएगा तो वो मर जाएगा। अब एक इंसेक्ट उसे खाएगा, उसको 10 इंसेक्ट बगल से और देख रहे हैं कि हाँ ये आ रहा है और खा रहा है इसे,
अरे ये क्या खाते खाते मर गया, तो बाकी सब डर जाएंगे तो नहीं आएंगे पास। तो ये है इसके पीछे कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल्स आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। इन सभी में ये एग्जांपल है, इन सभी में हम लोग बैसिलस थुरिंजेंसिस का वो वाला जीन डाल चुके हैं जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। चलिए आगे। बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजेंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरन्स, टबैको, बडवर्म, आर्मीवर्म, कोलेप्टेरेंस, बीटल्स एंड डिप्टेरेंस फ्लाइज, मस्किटोज। तो ये वाले जो टॉक्सिन जो ये प्रोड्यूस करता है, ये किन किन को मारता है? लेपिडोप्टेरेंस। इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं? टबैको, बडवर्म, आर्मीवर्म, कोलेप्टेरेंस, बीटल्स एंड डिप्टेरेंस फ्लाइज, मस्किटोज, बैसिलस थुरिंजेंसिस। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। बैसिलस थुरिंजेंसिस फॉर्म क्रिस्टल प्रोटीन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। दीज क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब देखिए, जो बैसिलस है, बैसिलस यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करी जा रही है। जो बैसिलस है ये प्रोटीन बनाता है, ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। तो आपने कभी सोचा कि ये क्रिस्टल अगर मैं मतलब जो बैक्टीरिया बना रहा है वो उसी को क्यों नहीं मार रहा? तो उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि वहां पे वो सॉल्यूबल नहीं होता। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट की गट में जाता है, गट में मतलब जैसे ही उसके मुंह में जाता है और जैसे ही उसके थूक का एल्कलाइनपन उसे महसूस होता है कि आसपास एल्कलाइन है, तो तब जाके वो डिजोल्व होता है। और डिजोल्व होने के बाद वो उसके मुंह के अंदर, गट के अंदर छेद कर देता है, जिसे पोर्स कहा जाता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की मौत हो जाती है। आगे यही चीज आपको समझाई गई है। तो व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द वेसल? अरे यार पहले ही पूछती बाद में पढ़ा है। तो ये टॉक्सिन जो है वो इंसेक्ट को क्यों नहीं मारता? क्यों? क्योंकि क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल होता है उस टाइम। Actually, the Bt toxin protein exists as inactive protoxin, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into active form of toxin due to alkaline pH of the gut, which solubilize the crystals. तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है जब वो इंसेक्ट के पास होता है। लेकिन जब वो किसी के गट में जाता है तो एल्कलाइन मीडियम उसे मिलता है और वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे सॉल्युबलाइज हो जाता है। The activated toxin binds to the surface of the midgut epithelium cells and create pores that cause swelling and lysis and eventually cause death of the insect. तो फोड़े फुंसी बना के फोड़ देता है, पोर्स बना देता है, इंसेक्ट को मार देता है, इंसेक्ट की फाइल बंद हो जाती है। उसको देख के 10 और इंसेक्ट डर जाते हैं, वो भी आना बंद कर देते हैं। तो हमारा मिशन पूरा सक्सेसफुल हो जाता है कि अब इंसेक्ट, अब क्रॉप को पेस्ट से कोई खतरा नहीं है। तो specific Bt toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton. Cotton के अंदर हमने इसे डाल दिया है। The choice of genes depend on the, अब जो कौन सा जीन हमें लेना है वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमें किस पेस्ट को मारना है और हमारे पास क्रॉप कौन सी है। ये चीज याद होनी चाहिए आपको। As most Bt toxins are insect group specific, ज्यादातर ये कैसे होते हैं? स्पेसिफिक। बीटी टॉक्सिन हमें वही वाला चाहिए जो उस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को मारे, जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट हमारी क्रॉप को टारगेट करते हैं। आगे क्या लिखा है? द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड ऑन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ज्यादातर जो ये टॉक्सिन होते हैं ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन क्राई1AC नेम्ड क्राई। तो इस प्रोटीन को कौन बनाता है? क्राइजीन। ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कौन बनाता है? एक्स गैल्जीन, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है। बीटी देयर आर नंबर ऑफ देम। फॉर एग्जांपल द प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन्स क्राई1AC एंड क्राई2AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म्स एंड दैट ऑफ क्राई1AB कंट्रोल्स द कॉर्न बोरर। अब सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्राई1AC किसको कंट्रोल करता है? तो आप क्राई1AC का जो जीन है उससे जो टॉक्सिन निकलता है वो किसे कंट्रोल करता है? कॉटन बॉलवर्म। कॉटन बॉलवर्म जब क्राई1AC जीन के द्वारा जो प्रोटीन बनाया है, कॉटन बॉलवर्म जब उस प्रोटीन को खाएगा तो वो मर जाएगा। वैसे ही क्राई2AB किसे कंट्रोल करता है? ये भी कॉटन बॉलवर्म को करता है। और क्राई1AB किसे कंट्रोल करता है? कॉर्न बोरर को करता है। तो इसके बाद है RNA साइलेंसिंग वाला, तो ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू ऑल आर फाइन।